तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन हमने दिया था, क्या आंसर आ रहा है इसका? आंसर मैच कर लिया होगा, नोट्स में था आंसर। मैच मैं कह रहा हूँ मैच कर लिया होगा, चेक कर लिया होगा, है ना? तो देख लेते हैं जल्दी से। देखो नीचे जो है वो क्या है, कोन, सॉलिड कोन, और इसकी हाइट कितनी है? 3r। तो सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? बेस से h/4, बेस से, इसका मतलब यहाँ से क्या 3r/4 होगा? अगर इसको ओरिजिन मान लूँ, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो क्या लिखूंगा? यहाँ पे आएगा कहीं, और उसके कोऑर्डिनेट लिखूंगा 0, -3r/4। इसका मास कुछ m2 मान लेते हैं, m2 सही है। ये जो हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर कहाँ होता है सेंटर मास? 3r/8। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 3r/8, और ये हो जाएगा मास m1। है क्लियर? अब इसका क्या होगा? लैम्डा सिग्मा रो होगा, वॉल्यूम में मास बटा हुआ है। तो डेंसिटी रो मानते हुए मैंने m1 m2 पहले कैलकुलेट किए है। एक्सियम 0, y से m1 y1 प्लस m2 y2 ये होगा। तो पहले m1 m2 निकाल लेते हैं। चलो बोलो m1 कितना? रो इंटू इसका वॉल्यूम कितना? मतलब 2/3 है ना? पूरे स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा? 2/3 πr³। तो रो इंटू 2/3 πr³। अच्छा कौन का बताओ? 1/3 πr², h की जगह 3r। सही है? कोई डाउट? वैल्यू प्लेस कर दें फॉर्मूले में, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की जगह ये आ गया, सही है? m1 की जगह आ गया, y1 कितना? 3r/8, m2 ये हो गया, y2 कितना? -3r/4 अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा -3r/10। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ें? आगे देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडीज विद कैविटी, कैविटी प्रॉब्लम। कैविटी प्रॉब्लम केवल यहाँ नहीं, बहुत जगह आती है फिजिक्स में। जैसे यहाँ से शुरू होगा सेंटर ऑफ मास, फिर आरबीडी में आएगा, फिर ग्रेविटेशन में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, मैग्नेटिक्स में आएगा। इन सारे चैप्टर्स में कैविटी प्रॉब्लम्स आती हैं, और सॉल्व करने का तरीका सेम रहता है, जो हम यहीं सीख लेंगे अभी। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। जैसे मान लो ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है जिसकी रेडियस है 2r। डिस्क है, डिस्क की रेडियस कितनी? 2r। अगर इस पूरी डिस्क का सेंटर मास बोलूँ तो कहाँ पे है? सेंटर पे। लेकिन हमने क्या किया, इस बड़ी डिस्क में से एक छोटी डिस्क को काट के हटा दिया। ये जो छोटी डिस्क है इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब जो बचा हुआ पोर्शन है, क्या उसका सेंटर मास अभी भी यहीं होगा? नहीं, कहीं और होगा। तो हमें उसका सेंटर मास निकालना है। क्वेश्चन समझ लो पहले, फिर आगे सॉल्व करेंगे। कि बड़ी डिस्क में से एक छोटी डिस्क को काट के हटा दिया, जो रिमेनिंग पोर्शन है हमें उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हमें जो पहले बड़ी डिस्क थी उसका सेंटर मास पता है, जिसको हटाया उसका सेंटर मास पता है, फिर हमें चाहिए किसका? जो बचा उसका। क्लियर है? चलो, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? हम इसको ऐसे लिखेंगे कि एक तो जैसे खाली जगह है, ये क्या है? मैं दो तरीके से बताऊंगा। चलो मैं इसको तुम्हें, पहला तरीका तो ये हो गया, या बेटर वही होता है जो मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताऊंगा। सुनना, जो हमेशा वैलिड होता है, हमेशा उससे गलती नहीं होती कभी। जैसे जो बचा हुआ पोर्शन है, क्या वो हमें मास है? अभी जो रिमेनिंग पोर्शन है तो मास है। यहाँ पे कोई मास है? ये तो खाली है ना, यहाँ से तो, यहाँ से खाली है। अच्छा, डिस्क का पार्ट था, डिस्क है, तो सिग्मा होगा, लैम्डा होगा, रो होगा।
सिग्मा होगा इसका, सही है। तो सिग्मा क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, वो एज्यूम करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन में सिग्मा नहीं दिया है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है। क्वेश्चन में ये दिया है कि एक डिस्क है, रेडियस 2r, इसमें से छोटी डिस्क हटा दी, बताओ सेंटर मास कहाँ होगा, बचे कुछ का। तो सिग्मा में खुद से एज्यूम करना है। तो सिग्मा मैंने मान लिया कि इसकी जो मास डेंसिटी है वो सिग्मा है। किसकी? जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी मास डेंसिटी सिग्मा है। यहाँ तो खाली है, यहाँ तो खाली है। अब हमने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया कि यार खाली जगह है ना, खाली जगह परेशान करेगी हमें। हम ऐसा करें कि यहाँ पे ये माने कि एक तो सिग्मा है और एक माइनस सिग्मा है, मतलब पूरे भरा हुआ है। मतलब हमने पहले इसको पूरे को प्लस सिग्मा से भर दिया। किससे भर दिया? प्लस सिग्मा का मतलब जो ये है उसी से, है ना। और फिर हमने इस पूरे को दोबारा किससे भर दिया? माइनस सिग्मा से। उससे क्या फ़ायदा, मतलब उससे नेट फ़र्क क्या पड़ा? प्लस से वो नेट तो जीरो रहा, नेट तो जीरो ही रहा, लेकिन हमारा फ़ायदा हो गया। उससे क्या फ़ायदा हो गया कि ये प्लस सिग्मा इधर भरा हुआ है, इधर भी पूरा प्लस सिग्मा भरा हुआ है। तो क्या पूरे प्लस सिग्मा की एक बड़ी डिस्क हो गई? प्लस सिग्मा की क्या हो गई? एक प्लस सिग्मा की एक बड़ी डिस्क हो गई। और इसमें घटाना नहीं, मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मेथड को, जोड़ना है। क्या करना है हमें? जोड़ना है। क्या जोड़ना है? माइनस सिग्मा वाला। इसमें जोड़ना है माइनस सिग्मा वाला डिस्क। ये समझ में आया? यस सर। बोला है ना? यस सर। हम क्या करें, ये जो बड़ी डिस्क है प्लस सिग्मा की, पूरी बड़ी डिस्क प्लस सिग्मा की, उसमें अगर इतना माइनस सिग्मा जोड़ेंगे तो ये तो बचेगा। यस। मतलब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। यस सर। सही है ना? ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और मैंने बताया कि 5 चैप्टर्स में आएगा ये फिजिक्स में। तो मैं हमेशा ये मेथड फॉलो करूँगा कि जब ये अच्छे सीख लो, आगे बहुत जल्दी से कवर हो जाएगा हमारा। प्लस सिग्मा भी तो माइनस कर सकते हैं इसमें। प्लस सिग्मा भी तो माइनस कर सकते हैं। बेटा मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, माइनस वो कर सकते हैं, तो उसमें गड़बड़ी कर दोगे तुम। आगे जब पढ़ेंगे ना वेक्टर वाला काम आएगा तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो ये मेथड बेस्ट है। क्लियर है? तो कैंसिल करना नहीं है ना, कैंसिल तो नहीं करना है। कैंसिल तो यहाँ हो ही रहा था, जहाँ पे कैंसिल हो रहा था हमने उसको क्या किया। हाँ, कितने दिन बाद? रिकॉर्डिंग देखी नहीं है? क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? उससे पहले क्या पढ़ाया था? क्या सर्कुलर मोशन में क्या? वो तो 3 क्लास पहले पढ़ाया था। तो हमने क्या किया कि ये जो जैसे यहाँ पे खाली थी, कुछ नहीं था मटेरियल, यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ ना, जैसे जीरो को +5 -5 लिख सकता हूँ ना जीरो को। वही किया मैंने कि जहाँ पे कुछ नहीं था उसको प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा लिख दिया। मैंने ऐसा माना कि यहाँ पे प्लस सिग्मा भी भरा हुआ है और यहाँ पे माइनस सिग्मा भी भरा हुआ है, तो नेट तो जीरो हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, पहले भर दो फिर बोलो सर दोबारा जीरो हो गया, फिर फायदा क्या हुआ? पहले भर दिया। अब अलग अलग देखो, हम ऐसा मानो कि प्लस सिग्मा पूरा प्लस सिग्मा की एक बड़ी डिस्क हो गई। प्लस सिग्मा की एक बड़ी डिस्क हो गई और माइनस सिग्मा की एक छोटी डिस्क हो गई। दोनों को मिला दूँ तो क्या यही बन जाएगा? सही है? अच्छा, दोनों का सेंटर देख लो ध्यान से। क्या इसका सेंटर, बड़ी वाली डिस्क का सेंटर 0 0 पे है? छोटी वाली डिस्क का सेंटर ये 2r है, तो क्या r, 0? तो छोटी वाली डिस्क का सेंटर का कोऑर्डिनेट है r, 0। छोटी वाली जो माइनस सिग्मा की डिस्क का उसका सेंटर कहाँ है? r, 0। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब तो सिंपल दो बॉडीज कंबाइन कर रहे हैं अपन, जो अभी पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन उससे करना है सॉल्व। दो बॉडीज को ऐड करके ये बनेगी। इसका सेंटर मास पता है, इसका पता है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? m1x1 + m2x2 / m1 + m2। तो इसका मास निकालो पहले। इसका मास m1 मान लिया, इसका m2 मान लिया। m1 क्या होगा? सिग्मा इंटू एरिया πr², π2r², रेडियस 2r है। m1 क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू π2r²।
M2 क्या हो जाएगा? माइनस सिग्मा, माइनस है भाई, माइनस है। मैंने बोला ना मेथड चेंज कर रहा हूँ मैं अब। M2 माइनस सिग्मा है ना डेंसिटी उसका, तो माइनस सिग्मा इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ये M2 हो गया। फॉर्मूला क्या है? M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2। बोलो क्लियर? सही है ना? M1 की जगह ये वैल्यू रख दी, M2 की जगह ये वैल्यू रख दी, अब सॉल्व कर लिया। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा XCOM माइनस आर बाई सी। वाई सी तो जीरो आना ही है। सिमिट्री से बोल सकते हैं ना कि वाई सी जीरो आएगा। देखो ये लाइन सिमेट्रिक लाइन है, ये लाइन सिमेट्रिक लाइन है कि नहीं? ये सिमेट्रिक थोड़ी है, इसके राइट लेफ्ट एक जैसा थोड़ी है, लेकिन ये सिमेट्रिक है ना, तो इसका मतलब सेंटर मास इसी लाइन पे लाई करेगा। तो वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो आना ही है, एक्स हमने निकाल लिया। तो ये मेथड तुम्हें हमेशा फॉलो करना है, ऐसे सवाल करने हैं अपन को। ये छोटे वाले सर्कल का बता रहे हैं क्या मास प्लस छोटे वाला में एक एक्चुअली में जीरो है, छोटे वाला जीरो है ना, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? मतलब ऐसा बोला मैंने कि वहाँ पे एक बार प्लस सिग्मा भी रख दो और माइनस सिग्मा भी रख दो, तो नेट तो जीरो ही रहा, बट हमारा उससे फ़ायदा हो गया। नेट तो जीरो रहा, हमारा उससे फ़ायदा हो गया। क्या फ़ायदा हो गया? हमने अलग अलग कर लिया उनको, कि जो ये प्लस सिग्मा वाला भरा हुआ है ना, इसको तो इसके साथ मिला लिया, तो क्या प्लस सिग्मा की बड़ी डिस्क हो गई पूरी एक, और फिर जो माइनस सिग्मा बचा इसको अलग मिला लिया। दोनों को जोड़ूंगा ये तो मिलेगा, है ना? सोच के देखो, अगर इस माइनस सिग्मा को वापस से इस जगह पे ला के रख दूँ तो वही तो बन जाएगा। तो वो जो छोटा वाला सर्कल है उसका सेंटर ये 2r रेडियस है ना, इसका रेडियस 2r है ना बड़े वाले का। सर अगर इसमें जैसे प्लस सिग्मा दोनों को लेके करेंगे माइनस करके, तो फिर क्या दिक्कत आएगी? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे वहाँ दिक्कत आएगी, क्योंकि वेक्टर होता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे किया है तो आंसर मेरा गलत आएगा? नहीं, गलत नहीं आएगा, सेम आएगा आंसर। तो करते हैं भी, देखो बाकी जिससे करोगे बढ़िया रहेगा। देख लिया? सब्जी को बची हुई शीट भी माइनस सिग्मा की फोटो सेमी सर्कुलर शीट, उसका एरिया पाई जाता है। सेमी सर्कुलर कौन सी है? सर्कुलर ही तो है पूरी। सेमी सर्कुलर क्यों है? पूरा पूरा डिस्क तो है। हैं? सेमी सर्कुलर का कौन सेमी सर्कुलर है? नीचे वाले से क्या आधा आपने माइनस सिग्मा ऊपर प्लस। अरे यार रुको रुको रुको, देखो देखो, हमने क्या किया, पहले पूरे को प्लस प्लस से भर दिया। हमने पहले पूरे को प्लस प्लस से भर दिया, मतलब पहले पूरे को प्लस सिग्मा से भर दिया, फिर उसी को वापस से माइनस सिग्मा से भर दिया। अब ठीक है? लिख लिया? Yes, sir.
देखो ये एक स्फेयर है, यस सर। ये एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर। ये ओरिजिन मान लिया, ये एक्स मान लिया, ये वाई मान लिया। स्फेयर की रेडियस आर है। अब हमने इसमें से एक छोटा सा स्फेयर रिमूव कर दिया। हमने इसमें से एक छोटा सा स्फेयर रिमूव कर दिया एज शोन इन फिगर। ये दूरी r/2। तो जो स्फेयर रिमूव किया है उसका रेडियस कितना है? r/4 है ना, क्योंकि r/2 इसका डायमीटर हो गया, तो रेडियस हो गया r/4। अच्छा, उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है जिसको हटाया है उसका? नहीं ये 3r/4। तो इसका जो सेंटर है इसका कोऑर्डिनेट क्या है? ये r/2 और ये r/4, तो 3r/4। तो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर मत बताना है। अच्छा, देखते हैं। तो 7r/3 7r/3 देखते हैं। -r/20 देखते हैं। तो ऐसे ही करेंगे बिल्कुल। क्या मानोगे इसमें? लैम्डा सिग्मा रो क्या मानोगे? रो मानोगे इसमें? सिग्मा मानोगे इसमें? स्फीयर है, रो मानोगे ना? तो मान लेते हैं जो रिमेनिंग पोर्शन है वो प्लस सिग्मा का है, प्लस रो का है। किसका है? प्लस रो का। तो जो खाली जगह है वहाँ पे पहले प्लस रो भर देते हैं। क्या भर देते हैं? प्लस रो, प्लस रो। और उसके बाद उसी में क्या भर देते हैं? माइनस रो। अच्छा, देखते हैं। प्लस रो भी भर दिया और माइनस रो भी भर दिया। अब क्या इसको हम ऐसा समझ सकते हैं? इसका आंसर नहीं है, मैं सॉल्व करता हूँ। चलो इसको, क्या इसको ऐसा समझ सकता हूँ कि एक बड़ा स्फेयर है, एक कैसा स्फेयर है? बड़ा। कितना? प्लस सिग्मा, प्लस रो का। और उसमें हमें ऐड करना है एक छोटा स्फेयर माइनस रो का। सही है? माइनस रो का, यही तो है।
अब जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका सेंटर कहाँ पे है? क्या 0,0 पे? इसका मास m1 मान लेता हूँ। जो छोटा वाला स्फीयर इसका सेंटर कहाँ पे है? 3r/4, 0। इसका मास m2 मान लेता हूँ। कोई डाउट यहाँ तक? अब XCOM क्या होगा? अच्छा पहले m1 m2 निकाल लो। m1 की वैल्यू क्या होगी? m1 की वैल्यू होगी रो इंटू 4/3 πr3। m2 की वैल्यू होगी माइनस रो, इसका रेडियस हो गया r/2 इंटू रो इंटू 4/3 πr/2 का क्यूब। अरे सही है? बोलो। है? हाँ r/4, सॉरी r/4। तो इसकी रेडियस है r/4, तो रो इंटू 4/3 πr/4 का क्यूब। m1 m2 आ गया? अब XCOM का फॉर्मूला लगा दोगे सीधा। m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है जल्दी। माइनस r/80 आ रहा है। माइनस 81 r अपॉन आंसर नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। मैं सॉल्व करके आंसर लिख रहा हूँ, फटाफट चेक कर लेना फिर, ठीक है? तो m1 तो ये हो ही गया, और बात घट जाएगा, पाई घट जाएगा ना, हर का घट जाएगा, x हो जाएगा 0 3r अपॉन नीचे आएगा 63, नहीं ये 4 भी तो है, नीचे ये वाला 4 भी तो है, तो 63 बचा नीचे, तो 4 इंटू 63 ये आ रहा है आंसर। नहीं तो 3 से 1 काट दिया ना, 3 से 21 ये आ गया, तो माइनस r/84, माइनस r/84। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने सेंटर ऑफ मास निकालना सीख लिया, मतलब अभी तक हम पढ़ रहे थे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब आगे पढ़ेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि जब पार्टिकल्स या बॉडी मूव करेगी तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक्शन क्या होगा, ये सब देखेंगे आप। तो देखो जैसे हमने
पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पढ़ा, RCM। RCM होता है M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, है ना। सेंटर ऑफ मास का क्या होता है पोजीशन, RCM क्या होता है M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। जो चीज़ हम पोजीशन के लिए लिख रहे हैं, क्या सेम चीज़ डिस्प्लेसमेंट के लिए भी लिख सकते हैं? क्या पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट सेम चीज़ है? नहीं, लेकिन फॉर्मूला सेम लिख सकते हैं दोनों के लिए, क्यों? क्योंकि चेंज इन पोजीशन ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। डेल्टा डेल्टा लगा सकता हूँ ना, मतलब डी डिफरेंशिएशन लगा सकता हूँ ना, dr dr1 dr2 dr3, सही है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1s1 प्लस m2s2 प्लस m3s3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। समझ में आया? जो फॉर्मूला हमने पोजीशन के लिए लगाया वही सेम टू सेम फॉर्मूला हम डिस्प्लेसमेंट के लिए भी लगा सकते हैं। अच्छा, जो फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के लिए लगाया वही सेम फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए भी लगा देंगे। क्यों? इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको दोनों से डिफरेंशिएट कर दो, तो इधर बन जाएगा VCOM, ये बन जाएगा V1, ये V2, ये V3। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? VCOM बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। हाँ, मतलब जो फॉर्मूला हमने पोजीशन से स्टार्ट किया था वही सेम फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के लिए भी लगा सकते हैं, वेलोसिटी के लिए भी लगा सकते हैं और एक्सेलरेशन के लिए भी लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब VCOM देखा तुमने M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। थोड़ा सा मैंने रीअरेंज किया इसको, कैसे रीअरेंज किया देखना। M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 बराबर M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू VCOM। सही है? सही है ना? व्हाट इज M1 V1? लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1। व्हाट इज M1 V1? लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1, वेक्टर, वेक्टर है मोमेंटम। व्हाट इज M2 V2? दूसरे पार्टिकल का, मतलब M1 V1 हो गया P1, M1 क्या हो गया? P1 वेक्टर, M2 V2 P2, M3 V3 P3। ये हो गया टोटल मास, टोटल मास ऑफ सिस्टम, और ये VCOM। तो P1 P2 P3 जितने पार्टिकल सिस्टम में थे हमने उन सबके लीनियर मोमेंटम को जोड़ दिया, तो क्या वो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम आ गया? क्या आ गया? अगर मान लो एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम 4 है, दूसरे का 3 है, तो दोनों का नेट मोमेंटम क्या आएगा? डिपेंड करेगा एंगल पे, वेक्टर है, ऐसे भी बता देंगे सीधा, एंगल पे डिपेंड करेगा आपस में है कि नहीं? तो सारे जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है सिस्टम में, सबका हमने लीनियर मोमेंटम निकाला, उनको वेक्टोरिकली ऐड कर लिया, तो क्या सिस्टम का नेट लीनियर मोमेंटम आ गया? नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कैन बी डायरेक्टली रिटन एज m इंटू VCOM। सिस्टम का नेट लीनियर मोमेंटम जो होता है वो हम, एक तरीका तो ये है कि एक एक पार्टिकल का निकालो, सबको वेक्टोरिकली जोड़ो, उससे अच्छा डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? टोटल मास इंटू VCOM, खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, RBD को बहुत जगह काम आएगा ये। तो सिस्टम का कभी भी, किसी भी बॉडी का, किसी भी सिस्टम का अगर मुझे लीनियर मोमेंटम लिखना है तो डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ? m इंटू VCOM। कोई डाउट? स्लाइड ऊपर कर दूं? लिख लिया? आगे बढ़ो। कोई डाउट? अब देखो, हमने सिस्टम का लीनियर मोमेंटम देखा m इंटू VCOM, ठीक है ना?
लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल इक्वल टू m इंटू वी सी ओ एम। अगर सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जीरो है, अगर सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जीरो है तो क्या वी सी ओ एम जीरो हो जाएगा? अगर सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जीरो है तो क्या वी सी ओ एम जीरो हो जाएगा? नहीं। अगर ये जीरो है तो ये जीरो नहीं होगा? होना ही पड़ेगा। अगर सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जीरो है तो इसको देख के परेशान हो रहे हो क्या? ये तो अलग है। अगर सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जीरो है तो ये तो जीरो होना पड़ेगा ना। एम तो सिस्टम का जो भी हो मास, तो ये जीरो होगा तभी तो ये जीरो होगा। क्लियर है? तो अगर P जीरो है तो वी सी ओ एम भी जीरो। लेकिन वी सी ओ एम जीरो है तो क्या V1 V2 V3 भी जीरो होंगे? नहीं, वो कुछ भी हो सकते हैं। वेक्टर है, हो सकता है V1 इधर हो V2 इधर हो और दोनों का मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो कर रहा हो। तो P सिस्टम जीरो होने पे वी सी ओ एम जीरो जरूर होगा, लेकिन V1 V2 V3 जीरो हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन उल्टा सोचें, अगर V1 V2 V3 जीरो हैं, सारे पार्टिकल्स रेस्ट पे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। सही है? जो फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए लिखा वही सेम फॉर्मूला एक्सेलरेशन के लिए भी लिख दिया। ए सी ओ एम बराबर M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 है। हाँ, अब याद है। हाँ, इसको रीअरेंज करते हैं। M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 बराबर M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ACOM। व्हाट इज M1 A1? फोर्स ऑन पार्टिकल 1, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 1 F1, क्योंकि F नेट बराबर M होता है। तो M1 A1 का मतलब नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 1 मतलब F1, M2 A2 F2, M3 A3 F3, टोटल मास इंटू ACOM। पहले पार्टिकल पे फोर्स, दूसरे पार्टिकल पे फोर्स, तीसरे पार्टिकल पे फोर्स, सारे फोर्स को जोड़ दिया, क्या आया? नेट फोर्स ऑन सिस्टम। नेट फोर्स ऑन सिस्टम। कभी भी हमें नेट फोर्स ऑन सिस्टम की बात करनी हो तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं टोटल मास इनटू ACOM। ये मैंने शुरुआत यहीं से की थी, तो सेंटर मास पढ़ाना शुरू किया था, वहीं तो बताया था कि नेट फोर्स बराबर है में एक इसका होता है, भाई दोबारा बता रहा हूँ। तो नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास इनटू ACOM। कोई डाउट? नो। अब देखो, अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है, अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो क्या ACOM जीरो होगा? अगर ACOM जीरो हो गया तो क्या VCOM कांस्टेंट हो गया? क्योंकि A बराबर dV/dt। अगर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो अगर ACOM जीरो हो गया तो VCOM कांस्टेंट हो गया। VCOM अगर कांस्टेंट हो गया तो M इंटू VCOM क्या होता है? P। तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। बोलो, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। सिस्टम का लीनियर मोमेंटम होता है P1 प्लस P2 P3, ये कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब P1 P2 P3 इंडिविजुअली कांस्टेंट हो, ये जरूरी? टोटल समेशन कांस्टेंट होगा उनका। मतलब अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। P1 P2 P3 में और मे नॉट बी कांस्टेंट। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो देन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट। सही है? आगे बढ़ो। एक तो हमने देखा कि सिस्टम पे जब नेट फोर्स जीरो है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? लेकिन क्या P1, P2, P3 भी कांस्टेंट रहेंगे इंडिविजुअली? रह भी सकते नहीं भी, है ना? नेट कांस्टेंट रहेगा। तो क्या ये भी बोल सकता हूँ कि अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी? अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है, सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है, जितने फोर्स लग रहे हैं सबका रिजल्टेंट मिला के जीरो आ रहा है, तो क्या सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी? बोल सकते हैं ऐसा? क्यों? वेलोसिटी कहाँ कांस्टेंट है? m1 v1 equal to m2 v2 रहेगा ना, तो वेलोसिटी कैसे, ये कैसे बोल सकते हैं बताओ? पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, टोटल मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी? कैसे, किस लॉजिक से? सर हाफ पीवी होता है सर काइनेटिक एनर्जी का, हाफ पीवी होता है, पी कांस्टेंट हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट। कैसे? नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो तो वर्क है, तुरंत से कैसे बोल पाएंगे? नेट फोर्स जीरो तो वर्क भी जीरो होगा। सही है? नेट फोर्स जीरो है तो वर्क भी जीरो होगा। जीरो है तो वर्क थोड़ी जीरो होगा सर, हो सकता है कैंसिल कर रहा हो, माइनस हो गई प्लस। हाँ तो नेट वर्क जीरो नहीं हो रहा है? अगर नेट फोर्स जीरो है तो क्या नेट वर्क पक्का जीरो होगा? सर होगा। हाँ सर, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन जब पढ़ा था, फ्रिक्शन इक्वल अपोजिट लगा था, है ना? लेकिन सिस्टम पे वर्क जीरो आता है क्या? कैसा आता है? नेगेटिव। मतलब इंटरनल फोर्स का वर्क हमेशा जीरो हो, ये जरूरी? ये तो गलत हो गया फिर। अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो उसका वर्क भी जीरो हो, ये जरूरी? और अगर वर्क हो गया तो पक्का काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आ जाएगा। मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। नेट फोर्स जीरो होने से लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, इसलिए तुमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कभी पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? तो अगर ये सही होता तो ऐसा लॉ नहीं होता फिर? अगर ये सही होता तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के साथ साथ क्या तुमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं पढ़ा होता? पर पढ़ा ही नहीं हमने कभी, क्योंकि होता ही नहीं है ऐसा। क्लियर है? तो ये गलत स्टेटमेंट है। सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होने से हम ये बोल सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, ऐसा सोचना गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियर है? यस सर। कैसे? मैंने एग्जांपल भी लिया, देखो एक एग्जांपल तो बता ही दिया, दूसरा एक और एग्जांपल लिया है। मान लो ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में दो पार्टिकल हैं M1 M2। इस सिस्टम में दो पार्टिकल हैं M1 M2, दोनों को मैंने रेस्ट से रिलीज कर दिया, दोनों को रेस्ट से छोड़ दिया। रेस्ट से छोड़ दिया तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी सिस्टम की? जीरो। सही है? यस सर। अब ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे? यस सर। ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे? मान लो थोड़ा थोड़ा चल लिए दोनों, क्या दोनों के पास स्पीड आ गई होगी? इसके पास मान लो कुछ v1, इसके पास मान लो कुछ v2, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर, इसकी हाफ m2 v2 स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्या? जबकि इनिशियल तो जीरो थी।
इनिशियल तो 0 थी लेकिन फाइनल 0, जबकि नेट फोर्स देखो तो इसने जो फोर्स लगाया वही फोर्स इसने लगाया, सिस्टम पे देखेंगे तो नेट फोर्स क्या आएगा 0। नेट फोर्स 0 है लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। तो नेट फोर्स 0 होने पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो, ये जरूरी, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है। नेट फोर्स 0 होने से क्या कंजर्व होता है, लीनियर मोमेंटम, पी कंजर्व होता है। समझ में आया? लिखो। देख लिया? अच्छा, जैसे हमने लिखा कि लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल टू m इंटू वी सी एम, सही है? हमने लिखा नेट फोर्स ऑन सिस्टम बराबर m इंटू ए सी एम। ऐसे कई बार अपन को लगता है कि सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बराबर हाफ m इंटू वी सी एम, इसको लिख दो वो भी सही हो जाएगा, लेकिन वो सही नहीं, गलत है। जैसा कि मैं पहले बताया था कि सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं लगता, ऐसा नहीं कि हमेशा लगा दिया। लीनियर मोमेंटम बराबर m इंटू वी सी एम लिख सकते हैं, नेट फोर्स बराबर m इंटू ए सी एम लिख सकते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल टू हाफ m इंटू वी सी एम स्क्वायर नहीं लिख सकते, गलत है। अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो हमें इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी और सबको जोड़ना पड़ेगा, वही तरीका है। क्लियर है? बाकी हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था mgh, वहाँ बताया था mghcom, मतलब ये भी सही है। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लगा सकता हूँ, नेट फोर्स में लगा सकता हूँ, लीनियर मोमेंटम में लगा सकता हूँ, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में ये गलत है।
अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्लियर आवाज नहीं आ रही है। यस सर। समझ में आ रहा है? 2 बोल रहे मतलब क्लियर मतलब नो सर। हैं? इको हो रहा है साउंड को। दिक्कत आ रही है ना? कितने चलेगा? Recording in progress. हाँ, वीडियो नहीं आ रही है।
तो दो पार्टिकल हैं, 2 kg एंड 3 kg, है ना? 2 kg और 3 kg दो पार्टिकल हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इफ 2 kg पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट बाय 5 मीटर एंड 3 kg पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट बाय 10 मीटर। हमने दोनों पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया, इसको भी इसको भी। तो बताओ सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस होगा? कैसे निकालेंगे? हाँ सही है। जो हमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पढ़ा है उसी का यूज करेंगे सीधा। क्या इसको हमने राइट में डिस्प्लेस किया कितना? 5 मीटर। और इसको डिस्प्लेस किया कितना? सही है। हमें सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन एक जनरल रूल हमेशा पकड़ लो कि सबसे पहले हमें डायरेक्शन चूज करना है। ऐसा नहीं कि सीधा m1 s1 प्लस m2 s2 अपॉन m1 प्लस m2 कर दिया। हमें हमेशा पहले क्या करना है? एक डायरेक्शन चूज करना है पॉजिटिव, उसके हिसाब से काम करेंगे। तो ऐसा करता हूँ कि राइट वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। राइट लेफ्ट किसी को मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने राइट वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। अब फॉर्मूला क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है? SUM बराबर m1 s1 प्लस m2 s2 अपॉन m1 प्लस m2। सही है। m1 हो गया 2, s1 हो गया प्लस 5, m2 3, s2 प्लस 10। वैल्यू रख दो सारी वैल्यू प्लेस करोगे, आंसर आ जाएगा 8 मीटर। और आंसर प्लस आ रहा है, हमने राइट में प्लस माना है, इसका मतलब 8 मीटर टुवर्ड्स राइट। जैसे क्वेश्चन ये होता है कि 2 kg वाले को 10 मीटर करना है और 3 kg वाले को 5, तो हम लोग को उनके बीच की दूरी तो पता नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है उससे। तो अगर आगे निकल जाए तो कहीं निकल जा, तब भी हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो तो सेंटर ऑफ मास कितना आगे भी जाएगा वो पता चल जाएगा अपन को, है ना? बस अगर एक मास लेफ्ट जाता तो नेगेटिव। हाँ अभी करेंगे वो आगे, है ना? लिख लिया, समझ में आया? अगला सवाल। टू kg 3 kg, find the displacement of center of mass if 2 kg particle is displaced towards right by 5 meter and 3 kg particle is displaced towards left. हाँ, इसमें क्या किया हमने? क्या 2 kg वाले को राइट में शिफ्ट किया है? 2 kg वाले को राइट में शिफ्ट किया है कितना? 5 मीटर। और 3 kg वाले को लेफ्ट में 10 मीटर। सही है। अगर मैं राइट वाला ही पॉजिटिव मान लेता हूँ, फॉर्मूला लगा दो, m1 s1 प्लस m2 s2 अपॉन m1 प्लस m2। s2 की जगह क्या रखा है? s2 की जगह -10, s1 की जगह +5, s2 की जगह -10। वैल्यू रख दी, सॉल्व करके आंसर आ रहा है -4। हमने राइट में पॉजिटिव माना है, आंसर माइनस आ रहा है, इसका मतलब 4 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ में आया? कोई डाउट? अगला क्वेश्चन। एक 2 kg 3 kg 2 kg particle is displaced towards right by 15 centimeter. Find how should 3 kg particle be displaced such that center of mass remains at the same position. Center of mass वहीं रहे, चेंज ना हो। टेन सेंटीमीटर किधर? लेफ्ट राइट? लेफ्ट कैसे पता चला? सर हम लोग इक्वेशन में साइन पुट करेंगे m1 s1 प्लस m2 s2 इक्वल टू 0, तो माइनस में होगा। ठीक है।
नहीं, सेंटर ऑफ पोजीशन तो वही होगी, पोजीशन तो ग्राउंड कहीं से लोगों पॉइंट तो वही होगा ना, कहीं से देख लो चाहे। वेलोसिटी ये सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। हाँ, क्या हमने 2 kg पार्टिकल को राइट की तरफ 15 सेंटीमीटर शिफ्ट किया है? 2 kg पार्टिकल को हमने राइट की तरफ शिफ्ट किया 15 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया कि 3 kg पार्टिकल को कितना शिफ्ट करें सच दैट सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, मतलब सेंटर मास मूव ना करे। तो देखो कई तरीके से, अभी तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तुम्हें तुरंत आइडिया लग जाएगा कि सर लेफ्ट में करना है, बट यहाँ पे हम कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट सीखेंगे डायरेक्शन वाली, जो आगे अच्छे सवालों में काम आएंगे। कि 3 kg मान लो तुम्हें नहीं पता हो कि राइट गया कि लेफ्ट किधर करना है, तो कैसे करोगे? अज्यूम कर लो कि राइट में अब आ रही है बेटा? अभी आ रही है क्या आवाज़? तो हमने ये 2 kg वाला 15 राइट में शिफ्ट किया है, हमने राइट में पॉजिटिव मान लिया, हमें नहीं पता 3 kg वाला कहाँ जाएगा, हमने राइट में पॉजिटिव मान लिया। अब एसयूएम क्या होता है? m1 s1 प्लस m2 s2 अपॉन m1 प्लस m2। लगा दो वो वैल्यू, एसयूएम 0 करना है। m1 कितना दिया हुआ है? 2, s1 15, m2 3, s2 को s2 ही रखो, पता नहीं कितना आएगा, अपना पाएगा साइन के साथ। s2 को s2 ही रख दो, अपने आप आएगा। सॉल्व करके देखा तो s2 की वैल्यू -10 आ रही है। राइट में प्लस माना था हमने, मतलब लेफ्ट में जाएगा 10 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एक प्लैंक है, प्लैंक का मास 40 kg। एक प्लैंक है और प्लैंक का मास कितना? 40 kg। प्लैंक की लेंथ 4 मीटर। प्लैंक के एक एंड पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, इसका मास है 60 kg। ठीक है। ग्राउंड इज स्मूथ, ग्राउंड इज स्मूथ। 60 kg का पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, दोनों रेस्ट पे हैं। पर्सन चलना स्टार्ट करता है, पर्सन प्लैंक के ऊपर चलना स्टार्ट करता है, तो क्या होगा? पर्सन आगे बढ़ जाएगा, बस खत्म। प्लैंक पीछे जाएगा, क्यों? फ्रिक्शन नहीं है। हाँ, फ्रिक्शन नहीं है, प्लैंक पीछे जाएगा। नहीं सर, नहीं जाएगा। पर्सन आगे चल रहा है, नहीं मैंने बोला ग्राउंड पर फ्रिक्शन नहीं है, मैंने बोला ग्राउंड पर फ्रिक्शन नहीं है और पर्सन चल रहा है, तो प्लैंक पीछे जाएगा नहीं जाएगा?
पर्सन, अगर पर्सन उधर जा रहा है, पर्सन किधर जा रहा है, उधर, तो पर्सन पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, पर्सन उधर जा रहा है तो पर्सन पे फ्रिक्शन, आगे की तरफ। इधर चलते उधर लगता है फ्रिक्शन, यस सर। तो प्लैंक पे कहाँ लग रहा होगा, पीछे, ग्राउंड पे तो है नहीं कुछ, चलिए। तो प्लैंक पे पीछे फोर्स लग रहा है ना, तो प्लैंक जाएगा पीछे, पर्सन जाएगा आगे और प्लैंक जाएगा, क्लियर है? अच्छा, पर्सन यहाँ से मूव करके दूसरे एंड पे आ गया, पर्सन यहाँ से मूव करके दूसरे एंड में। हमें प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट बताना है कि प्लैंक कितना पीछे जाएगा। सवाल पढ़ लो एक बार। ग्राउंड इज फ्रिक्शनलेस, person starts walking over the plank, find the displacement of plank when person reaches at its other end. सर क्वेश्चन डायग्राम बना लिया? 6 meters towards that. नहीं नहीं। तो क्वेश्चन में डाल दीजिए। नहीं। चलो देखो, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, फिर अगला तुम सॉल्व करना। सबसे पहले तो मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही हमें ये समझ में आना चाहिए कि प्लैंक और पर्सन के बीच में फ्रिक्शन, प्लैंक और पर्सन के बीच में फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो पर्सन चल कैसे पाएगा? अगर पर्सन प्लैंक के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन तो चला रहा है पर्सन को, तो पर्सन पे फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा और प्लैंक पे पीछे। पर्सन आगे जाएगा, प्लैंक पीछे आएगा, सही है? हैं? 12 minus नहीं नहीं नहीं। अब देखो, मान लेते हैं कि जो प्लैंक है, प्लैंक जो है वो पीछे आ गया। प्लैंक कहाँ गया? पीछे। कितना? x। मान लेता हूँ कि प्लैंक पीछे आ गया। कितना पीछे आ गया? x। तो प्लैंक पीछे आया x, ये x, तो ये कितना? ये भी x, ये भी x, ये भी x। जितना, वो तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, जितना इधर से आगे आया वो तो उधर से आ गया, वो आगे, ठीक है? ये भी x। पर्सन कहाँ गया? यहाँ, यहाँ, तो यहाँ, क्योंकि दूसरे एंड पे आया ना पर्सन, तो पहले प्लैंक के इस एंड पे था, अब पर्सन कहाँ गया? यहाँ, तो पर्सन आ गया यहाँ। सही है? प्लैंक पीछे कितना आया है? x। प्लैंक पीछे की तरफ आया है x, और अगर पर्सन को देखें तो पर्सन आगे की तरफ कितना गया है? 4 minus 6। ये सब कहाँ से देख रहे हैं अपन? ग्राउंड से। ये सब कहाँ से देख रहे हैं? ग्राउंड से। क्लियर है? नहीं, समझ में आया तक? प्लैंक पीछे गया x और पर्सन आगे कितना गया? 4 minus x। यहाँ तो ये क्लियर हो गया। और ये सब कहाँ से देख रहे हैं हम? ग्राउंड से। अब क्या करूँ? सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा, आगे कि पीछे? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास आगे जाएगा पीछे जाएगा?
थोड़ा सा आगे जाएगा, कितना आगे? नहीं सर कांस्टेंट ही रहेगा ना, लेकिन एक एंड कांस्टेंट तो कोई फोर्स नहीं। कोई फोर्स नहीं है। सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है? सिस्टम पे, अच्छा क्या नेट फोर्स पर्सन पे जीरो है? क्या नेट फोर्स प्लैंक पे जीरो है? लेकिन नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो। नेट फोर्स ऑन सिस्टम जीरो है, और अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होगा तो VCOM कांस्टेंट होगा। ध्यान सुनना मेरी बात को। अगर सिस्टम पे, चलो आगे इधर साथ में लिखते चलो, ये समझ में आ गया, देयर विल बी फ्रिक्शन बिटवीन पर्सन एंड प्लैंक, और चूंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है दोनों के बीच में, प्लैंक पर्सन के ऊपर चल रहा है ना, स्लिपिंग थोड़ी हो रही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा दोनों के बीच में। नेट फोर्स ऑन पर्सन जीरो नहीं है, नेट फोर्स ऑन प्लैंक जीरो नहीं है, लेकिन नेट फोर्स ऑन सिस्टम देखेंगे, प्लैंक प्लस पर्सन तो जीरो है। सही है। सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो मतलब ACOM जीरो, ACOM जीरो तो VCOM सेंटर मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। सेंटर मास की वेलोसिटी चेंज, तो इनिशियली तो दोनों रेस्ट पे थे, पर्सन और प्लैंक, मतलब क्या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास तो जीरो थी। इनिशियली पर्सन और प्लैंक दोनों कैसे थे? तो इनिशियली दोनों की वेलोसिटी जीरो, सेंटर मास की भी जीरो, और हम तुम बोल रहे हो सब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी सेंटर मास, इसका मतलब क्या हुआ? हमेशा जीरो रहेगी। सेंटर मास पहले रेस्ट पे था, और हमने यहाँ से देख लिया कि सेंटर मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि पहले रेस्ट पे था तो इसका मतलब हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा, मतलब मूव नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा जहाँ पे था। क्लियर है? तो in this problem initially VCOM was zero. In this problem, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इनिशियली VCOM जीरो था, हमने बोला VCOM कांस्टेंट है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज बी एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज बी एट, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? सब कुछ ग्राउंड से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं और से करेंगे तो सूडो फोर्स भी आ जाएगा। अगर प्लैंक के ऊपर से करोगे तो सूडो फोर्स भी आ जाएगा, फिर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा सिस्टम पे। तो कहाँ से देख रहे हैं? ग्राउंड से, ताकि फ्रिक्शन दोनों पे कट गए, सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो हो गया। समझ में आई बात? यानी कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। अब क्या करें? तुम्हें इसका डिस्प्लेसमेंट पता है पीछे x, इसका पता है आगे 4 - x। सही है? इसका पता है पीछे x, उसका पता है 4 - x। क्या अपने मन से एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया जाए? अपने मन से एक डायरेक्शन को किधर? लेफ्ट राइट? किधर मानूं? करके देखो। राइट पॉजिटिव मानो जल्दी। दो ही आ रहा है? हाँ, राइट पॉजिटिव मानो, राइट पॉजिटिव मानो, और M1 S1 प्लस M2 S2 अपॉन M1 प्लस M2, ये होता है SCOM। SCOM जीरो है। S1 S2 को साइन के साथ रखो, सॉल्व करके x क्या आ रहा है बताओ मुझे? प्लस की माइनस? प्लस आ रहा है। राइट में तुमने प्लस माना है, मतलब राइट में 2.4 जाएगा, पर लॉजिकली तो लेफ्ट में जाना चाहिए। प्लैंक कहाँ जाना चाहिए? पर्सन राइट में जाएगा तो प्लैंक कहाँ जाना चाहिए? बट सॉल्व करें तो प्लस आ रहा है। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा पर्सन भी इधर जा रहा है, प्लैंक भी इधर जा रहा है, कहाँ गलती हो रही है? एक काम करते हैं, चलो पहले लेफ्ट में पॉजिटिव मान के बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें क्या गलती हो रही है। पहले क्या करते हैं? लेफ्ट में पॉजिटिव मान लेते हैं। अगर हम लेफ्ट में पॉजिटिव मान लेते हैं और अब लगाते हैं फॉर्मूला SCOM बराबर M1 S1 प्लस M2 S2 अपॉन M1 प्लस M2, तो क्या SCOM तो जीरो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास जीरो, M1 कितना हो गया? 60, या ये ले लो 40, S1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 x प्लस की माइनस? प्लस माइनस, ये प्लस x हो गया। M2 60, S2 माइनस 4 - x अपॉन M1 प्लस M2। इसको जीरो के बराबर रखोगे?
40, ये 0 के बराबर रखा है इसको, हाँ सही है। हाँ सॉल्व करके वैल्यू आ रही है x की 2.4। हमने किधर पॉजिटिव माना, लेफ्ट में। क्या आंसर प्लस आ रहा है, आंसर प्लस आ रहा है ना, और हमने लेफ्ट में प्लस माना, तो बढ़िया अच्छी बात है। ये तो 2.4 मीटर टूवर्ड्स लेफ्ट। 2 क्या करूँ फिर से, अभी बताऊंगा ना, तो ये तो कर लें। समझ में आया। हमने S1 S2 की वैल्यू साइन के साथ रखी, S1 की वैल्यू प्लस x और S2 की वैल्यू -4 - x, और S3 हम 0 रख दिया। तो सॉल्व करके x की वैल्यू क्या आ रही है, +2.4। प्लस का मतलब हमने लेफ्ट में प्लस माना ना, मतलब लेफ्ट में 2.4 मीटर गया। कौन, प्लैंक। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक आया 2.4 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। कोई डाउट, ये समझ में आ गया यहाँ तक। यस अब राइट में अगर प्लस मानते हम, अगर हमने ऐसा किया होता कि राइट में प्लस माना, किधर माना, फिर से लगाओ फॉर्मूला m1 या चलो m1 40, m2 s1 - x, s1 क्या हो गया प्लस m2 60, s2 बराबर 0, -2.5 -2.4 आएगा कि +2.4 आएगा, अभी भी प्लस ही आएगा, अभी भी प्लस ही आएगा। तो प्लस किधर माना, कहाँ से आ रहा है, राइट में जा रहा है, चलिए वो पहले ही शायद x की डायरेक्शन उस साइड में, क्योंकि हम x का साइन पहले ही रख चुके हैं। यस तुमने ये मान लिया कि प्लैंक इधर जा रहा है, तुमने ये मान लिया कि प्लैंक इधर जा रहा है, तुमने मान लिया कि सर प्लैंक पीछे x गया, और तुमने जब डिस्प्लेसमेंट वहाँ रखा तो उसको तुमने ऑलरेडी -x रख दिया ना। तब तुमने वहाँ पे रखा तो इसका क्या रखा डिस्प्लेसमेंट, मतलब साइन के साथ रख दिया ना पहले ही। तो अब x केवल मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ से x केवल क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। लेकिन अभी पता है गलती कब होती, और अभी x नेगेटिव आ जाता। तो इसमें गलती होने के, कंफ्यूजन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसका एक उपाय सिंपल सा, कि जिधर x मानो उधर ही पॉजिटिव मान लो, बात ही खत्म, उससे गलती नहीं होगी कभी। जिधर हम वेरिएबल का डायरेक्शन मान रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ऐसे अपन, तो जिधर हम वेरिएबल का डायरेक्शन मान रहे हैं कि इधर जा रहा है, मान लो ये ऐसा तुमने जो माना उधर ही प्लस भी मानो, उससे कभी गलती नहीं होगी। अगर पॉजिटिव आया तो सही है, नेगेटिव आया तो अपोजिट है। क्लियर है। क्योंकि इसमें गलती होती है, और ऐसे करोगे तो पक्का कहीं ना कहीं तुम अटक जाओगे, गलत आंसर टिक कर दोगे। मैंने x लेफ्ट में माना था, मैंने माना था प्लैंक लेफ्ट में जा रहा है, तो मैंने लेफ्ट में ही पॉजिटिव मान लिया, तो उससे बिल्कुल सिंपल हो गया, आंसर पॉजिटिव आया मतलब लेफ्ट में, नेगेटिव आया मतलब राइट में। ऐसे करेंगे अपन, ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर कर दिए क्वेश्चन। आगे बढ़ूं। यस सर।
दोनों मास बराबर होते तो 2 आते हैं। सर्कुलर का PDF तो भेजा हुआ है ग्रुप पे, PDF नहीं सर, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर दे रहा हूँ। रिकॉर्डिंग। यस सर। हाँ मॉड्यूल कराएंगे सैटरडे को, जो सैटरडे को क्लास है हमारी, सैटरडे को हम आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ लखनऊ रहेंगे, तो ऑनलाइन डिस्कस करेंगे। सैटरडे को दोनों क्लास मैं ले लूँगा, सैटरडे को दोनों क्लास हैं वो मैं ले लूँगा, और दोनों ऑनलाइन होंगी वो फिर, मतलब है छुट्टी है थर्सडे को। सबकी मतलब हम लोग के बैच की। ठीक है, तो सैटरडे को करेंगे डिस्कस अपन ऑनलाइन, ठीक है ना? हैं? हाँ तो मैं ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ और क्या, संडे को नहीं सैटरडे को मैं वर्क बाय एनर्जी सर्कुलर दोनों का डिस्कस करूँगा मॉड्यूल। सैटरडे को WP सर्कुलर है ना, दोनों डिस्कस करूँगा। संडे को टेस्ट में तो लास्ट में कहाँ तक आया हुआ है, पहले एंड तक आया हुआ है। बाकी तुम फ्रिक्शन वर्क पार्ट रेडी रखो, बाकी मैं सिलेबस बता दूंगा एग्जैक्टली, है ना अभी नोटिस में है? हाँ कैसे आते हैं, कैसे आते हैं मतलब दिखाओ, फिजिक्स का लास्ट पेपर दिखाओ। अगला क्वेश्चन देखें। एक प्लैंक है 30 kg का, प्लैंक है 30 kg का, लेंथ है 30 मीटर, एक पर्सन 50 kg का यहाँ पे खड़ा हुआ है, 70 kg का यहाँ, फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है। ये पर्सन यहाँ से चलना शुरू करता है, वो वहाँ से चलना शुरू करता है, और दोनों अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, वो यहाँ ये वहाँ। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। Find the displacement of Planck when both the persons exchange their positions. ट्वेल्व आ रहा है, देखते हैं।
नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा सा आएगा। देखने से आंसर थोड़ी आएगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा। सर 4 अच्छा 14 4 किसका आ रहा है? सही है। लेफ्ट राइट राइट सही। ये सब 4 मीटर देखो चलो सुनो, इधर ध्यान दो। हम मान लेते हैं कि प्लैंक लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा। किधर शिफ्ट कर जाएगा? लेफ्ट में। भाई पता नहीं है किधर करेगा, लेफ्ट मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? सर ऐसे नहीं कर सकते क्या? जैसे सर उसका जो कर सकते फ्रिक्शन हो, फोर्स उसका मास ज़्यादा है, हाँ, उधर जाएगा, वो कर सकते हो। मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बस। बाकी लॉजिकली कोई चीज़ पता चल जाती है, बहुत अच्छी बात है वो तो। तो भाई ऐसा हुआ, इधर आ गया प्लैंक। मान लेता हूँ कि प्लैंक लेफ्ट में x आ गया। कितना आ गया? x। तो क्या जो ये पर्सन है 70 kg वाला, क्या यहाँ आ गया होगा? और ये जो 50 kg वाला पर्सन है, क्या वो यहाँ आ गया होगा? सही है? यस सर। तो प्लैंक तो x चला। जैसे ही मैंने प्लैंक का x माना इधर, तुरंत इधर प्लस मान लो। जिधर x मानो उधर ही प्लस मान लो। समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब चूंकि हम सब कुछ ग्राउंड से देख रहे हैं, तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना हुआ? पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया। कितना? 30 - x। सही है? यस सर। इसका डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या हुआ? 30 + x। यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, 30 + x। सबका डिस्प्लेसमेंट लिख लिया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इसका 30 + x, इसका 30 - x, प्लैंक का x, प्लैंक का x। और इधर x माना तो इधर ही पॉजिटिव मान लिया, यस सर। उधर x मानता उधर प्लस मान लेता। क्लियर है? अब तो वापस से वही कहानी। एफ नेट सिस्टम पे 0 है तो सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। m1 s1 + m2 s2 m3 s3 अपॉन m1 + m2 + m3, ये 0 हो जाएगा। m1 प्लैंक को माना तो प्लैंक का मास 30 और s1 x। यस सर। m2 माना किसको मैंने? 50 को। और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रखूँगा? -30 - x। यस सर। सही है? यस सर। माइनस यहाँ लगा दिया, 30 - x यहाँ लगा दिया। तीसरा m3 70 और 30 + x प्लस का। सॉल्व करके आंसर आएगा -4। मैंने लेफ्ट में प्लस माना था तो आंसर आया माइनस आ रहा है, मतलब 4 मीटर टुवर्ड्स। कोई डाउट? नो सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब एक काम करते हैं, क्या हमें बार बार ये प्लैंक बनाने की ज़रूरत है क्या? जैसे एक बार प्लैंक दिया हुआ था कि दोबारा बनाने की ज़रूरत है क्या? इसके बिना हम ये चीज़ नहीं निकाल सकते हैं? ये 2 क्वेश्चन मैंने समझाने के लिए तुम्हें समझाया है अभी, इसलिए मैंने प्लैंक बनाया है। बाकी इसके बिना भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। कैसे? कि जो ये पर्सन है, ऐसा सोचो कि अगर ये प्लैंक मूव नहीं कर रहा होता तो ये पर्सन कितना चलता? 30 चलता। ये पर्सन कितना चलता है इधर? 30। लेकिन पर्सन पीछे x चला गया तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना चला आगे? 30 - x। क्योंकि प्लैंक जब पीछे जाएगा तो पर्सन को भी तो अपने साथ साथ पीछे लेके जाएगा। तो लॉजिकली इस चीज़ को निकालने की, समझने की कोशिश करो ताकि टाइम हमारा सेव हो, हमें ये ना करना पड़े बार बार।
डायरेक्टली समझो कि अगर प्लैंक पीछे x जाता है तो ये पर्सन वैसे तो 30 जा रहा है, अगर प्लैंक रेस्ट पे होता कितना जाता 30, लेकिन प्लैंक पीछे x आया तो ये आगे गया 30 माइनस एक्स। ये पर्सन वैसे तो 30 जाता, लेकिन चूंकि प्लैंक भी उधर ही x गया तो रिलेटिव में कितना जाएगा 30 प्लस एक्स। तो इसको ऐसे लॉजिक से निकालने की कोशिश करो, और अगर नहीं आता तो ये तो है ही फिर। क्लियर है? यस। चलो तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी अगली क्लास में। ये कैसे डिफाइन होगा प्लैंक वेरी साइड है? नहीं मैंने बोला ना कहीं मान लो, तो माना है वो तो। सर जो दो पर्सन है, एक पर्सन नीचे वाला है वो प्लान को इधर वो उधर तक चलेगा। तो एज्यूम किया है मैंने, हाँ नेगेटिव तो आया आंसर, एज्यूम किया तुमने।